नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग जो है रसायन विज्ञान का परिचय देखा, उसका विकास डेवलपमेंट किस क्रम में हुआ, कैसे हुआ, इस पे चर्चा किया और रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसको हमने देखा। आज हम पिछली क्लास में जिन बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं उस पे कुछ 2-4 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। उसके बाद फिर जो है हम आगे अगला जो टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो हम देखेंगे वो क्या है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कुछ परिवर्तनों का हम नाम लिख रहे हैं, उसमें आपको यह बताना है कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताना है। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बताना है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं, आपको ये बताना है कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हम जो है 4 विकल्प आपको दे रहे हैं। पहला है दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। दूसरा विकल्प है गन्ने के रस से सिरके का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना। तीसरा विकल्प है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। चौथा है जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये आपको बताना है। हम किन परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, किसको रासायनिक परिवर्तन नहीं करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद विकल्प की तलाश करते हैं। जिस परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। हम कहें जिस परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, दूध में जो है लैक्टोज होता है, लैक्टिक एसिड में बदलता है, लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होता है। गन्ने में ग्लूकोज का सिरके में परिवर्तन, एसिटिक एसिड में परिवर्तन होता है। लोहे में आयरन का आयरन ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। ये दोनों जो 3 परिवर्तन है, इसमें एक पदार्थ एक अणु से दूसरा अणु, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होता है, अर्थात पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है। ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि इनमें पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है, आणविक संरचना परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ या नए अणु का निर्माण
निर्माण होता है। ठीक है, इसको देखा जाए जल से बर्फ का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जल के अणुओं की संरचना नहीं बदलती, केवल जल की भौतिक अवस्था बदलती है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जल से बर्फ बनता है तो जल की आणविक संरचना नहीं बदलती, जल की आणविक संरचना नहीं बदलती, बल्कि क्या बदलता है? जल की केवल भौतिक अवस्था, जल की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती है। ठीक है ना, जल की केवल भौतिक अवस्था, यही परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न 2, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के निर्माण, गुण, संरचना एवं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि विज्ञान क्या है। हमने बताया था कि नेचर को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए और प्रकृति के गुण रहस्यों की व्याख्या करने के लिए कालांतर में मानव द्वारा, मानव प्रयासों द्वारा जो क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया गया उसी को हम विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। और उस विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ का निर्माण, उसके अणु की संरचना, उसके गुण तथा उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? यही आपका प्रश्न है। तो प्रश्न 2 देखा जाए। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के निर्माण, पदार्थ के निर्माण, गुण, संरचना, निर्माण, गुण, संरचना एवं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हमने बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के निर्माण, उसके गुण, उसकी आणविक संरचना एवं अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। विकल्पों में जो आपको दिए गए हैं विकल्प उसको देखिए। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा है रसायन विज्ञान, चौथा है मानव विज्ञान। ठीक है, तो कौन सा
रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम पदार्थ के निर्माण, उनकी आणविक संरचना, उनके गुण तथा उनके द्वारा प्रदर्शित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रसायन विज्ञान का विकास निम्न में से किस महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज का परिणाम है? रसायन विज्ञान का विकास निम्न में से किस महत्वपूर्ण पदार्थ की खोज का परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रसायन विज्ञान का परिणाम निम्न में से किन महत्वपूर्ण पदार्थों के खोज का परिणाम है? किन महत्वपूर्ण पदार्थों की खोज का परिणाम है? पदार्थों के खोज का परिणाम रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसमें हम लोगों ने देखा था कि वैज्ञानिक जो है कुछ ऐसे पदार्थ जो कि वास्तव में काल्पनिक थे, वास्तविक नहीं थे, ऐसे पदार्थ की खोज का प्रयास कर रहे थे जिसको आज तक जो तो पूर्णतः काल्पनिक था और उसे आज तक प्राप्त भी नहीं किया जा सका है, लेकिन उसी के खोज के क्रम में रसायन विज्ञान का विकास हुआ। पहला क्या है? पारस पत्थर। दूसरा है अमृत। तीसरा है दोनों, और चौथा है कुछ भी नहीं। देखिए, प्रारंभ में ऐसा कहा गया, ऐसी कल्पना की गई कि एक पत्थर ऐसा है जिसे पारस पत्थर नाम दिया गया। यदि उसके संपर्क में लोहा या तांबा आ जाए तो वह सोने में बदल जाता है। और दूसरा एक ऐसा अद्भुत पेय पदार्थ है, द्रव्य है, जिसका यदि हम सेवन कर लें, यदि जिसका सेवन कर लिया जाए तब क्या हो जाएगा? यदि उसका सेवन कर लिया जाए तो आदमी अजर और अमर हो जाएगा तथा सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। अजर तथा अमर हो जाएगा और सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। तो देखा जाए ये दो चीजें, पारस पत्थर और अमृत, इन्हीं की खोज का परिणाम है रसायन विज्ञान का विकास। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4, पारस पत्थर की विशेषता। पारस पत्थर की विशेषता। पारस पत्थर की विशेषता क्या होती है? विकल्प दे रखे हैं। पहला, यह सोने जैसा दिखने वाला पत्थर है। यह सोने जैसा दिखने वाला पत्थर है। दूसरा, लोहे व तांबे को सोने में परिवर्तित करता है। लोहे व तांबे को सोने में परिवर्तित करता है। सोने में परिवर्तित करता है। तीसरा क्या है? सोने को लोहे में बदलता है। सोने को
लोहे में बदलता है। चौथा जो है लोहे को तांबे में बदलता है। लोहे को तांबे में बदलता है। तो हमने क्या बताया था, पारस पत्थर की क्या विशेषता बताई थी। पारस पत्थर ऐसा अद्भुत पत्थर है, ऐसा विशेष गुण वाला पत्थर है जिसके संपर्क में जैसे ही लोहा या तांबा आता है सोने में परिवर्तित होकर हो जाता है। तो पारस पत्थर लोहे व तांबे को सोने में परिवर्तित करता है, यही उसकी विशेषता है। यद्यपि यह एक काल्पनिक गुण है, वास्तव में ऐसा कोई पत्थर संभव नहीं है या अब तक बनाया नहीं जा सका जो लोहे व तांबे को सोने में बदल दे। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, पारस पत्थर पाया जाता है कहां पर। पारस पत्थर पाया जाता है, पहला विकल्प दे रहे हैं हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर। दूसरा समुद्र की तलहटी पर, समुद्र की तलहटी पर। चौथा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर। और पांचवा है यह एक काल्पनिक पत्थर है, यह एक काल्पनिक पत्थर है। तो ध्यान देंगे पारस पत्थर वास्तव में कहीं पाया नहीं जाता। पारस पत्थर कोई वास्तविक पत्थर नहीं है, यह महज एक काल्पनिक पत्थर है। आज तक ऐसा कोई पत्थर नहीं प्राप्त किया जा सका जो लोहे व तांबे को सोने में बदल दे। यह केवल काल्पनिक है, महज कल्पना है। तो यह एक काल्पनिक पत्थर है, यह कहीं पाया हुआ नहीं जाता। यद्यपि इसको बनाने का, इसकी खोज का बड़ा प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमृत एलेक्सायर ऑफ लाइफ होता है। अमृत क्या होता है? अमृत अंग्रेजी में से एलेक्सायर ऑफ लाइफ कहते हैं, एलेक्सायर ऑफ लाइफ होता है। अमृत क्या होता है? पहला विकल्प काल्पनिक पेय पदार्थ, काल्पनिक पेय पदार्थ। दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पदार्थ। चौथा समुद्र मंथन में प्राप्त पदार्थ, समुद्र मंथन में प्राप्त पदार्थ। और पांचवा है कृत्रिम विधियों से बनाया गया पदार्थ, कृत्रिम विधियों से बनाया गया पदार्थ। तो यहां ध्यान दें, अमृत एक केवल काल्पनिक पेय पदार्थ है। अमृत एक काल्पनिक पेय पदार्थ है जिसके पीने से मनुष्य जो है सदैव युवा रहता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी कभी मरता नहीं और सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो अमृत एक काल्पनिक पेय पदार्थ है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, अमृत को लेकर यह अवधारणा है कि
इसको लेकर क्या मान्यता है? अमृत को लेकर यह अवधारणा है कि अमृत को लेकर क्या मान्यता है? पहला, इसके पीने से मनुष्य सदैव युवा रहता है। पहला, इसको पीने से मनुष्य सदैव युवा रहता है। दूसरा, अमृत प्राप्त होता है। अमृत प्राप्त होता है। तीसरा, सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो है अमृत को लेकर क्या मान्यता है, क्या अवधारणा है? इसको पीने से मनुष्य सदैव युवा रहता है, ये भी सत्य है। कभी मरता जरता नहीं, ये भी सत्य है। सभी प्रकार के रोगों से दूर मुक्ति मिल जाती है, अर्थात ये सभी सत्य है। विकल्प डी यहाँ पर सत्य मानेंगे, तो सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 देखिए, आधुनिक रसायन का प्रारंभ होता है। आधुनिक रसायन का आधुनिक रसायन का आरंभ होता है। कब? 18वीं सदी, 19वीं, 20वीं और 21वीं। पहला है 18वीं सदी, दूसरा है 19वीं सदी, तीसरा है 20वीं सदी और चौथा है 21वीं सदी। तो इसका खोज जो है, इसका आरंभ जो है 18वीं सदी से, आधुनिक रसायन का प्रारंभ 18वीं सदी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, सिप्लास्टीन तथा टेक्सॉल नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। सिप्लास्टीन तथा टेक्सॉल नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। सिप्लास्टीन तथा टेक्सॉल नामक दवाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए किसमें? इसमें पहला है बुखार में, दूसरा है दर्द में, तीसरा है कोरोना में, और चौथा है कैंसर। तो सिप्लास्टीन और टेक्सॉल नामक दवाओं का उपयोग कैंसर मरीज के लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल।
10वां सवाल, एजेडिटी दवा उपयोगी होता है? एजाइडोथाइमिडीन जिसका पूरा नाम है, एजेडिटी दवा, एजेडिटी दवा उपयोगी होता है। एजाइडोथाइमिडीन किसके लिए उपयोगी है? पहला है कैंसर मरीजों के लिए, कैंसर मरीज के लिए, दूसरा है कोरोना पीड़ितों के लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए, चौथा है एड्स पीड़ितों के लिए, एड्स पीड़ितों के लिए, और पांचवा है संक्रामक बीमारियों में, संक्रामक बीमारियों। एजाइडोथाइमिडीन एजेडी, ये जो HIV विक्टिम्स होते हैं, एड्स पीड़ित होते हैं, उनको ये दवा दी जाती है। ठीक है। और हम लोगों ने जितना पिछली क्लास में पढ़ा था उस पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखे हैं। आगे इसमें हम लोग अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न 2, 4, 5 कल देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक आगे होगा द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, और फिर द्रव्य का प्रकार देखेंगे और फिर आगे। आज की क्लास इसी पे बंद की जाती है। नमस्कार।